टिसिया और रूबेंस कहा जाता है। तो भारत का टिसिया, रेम्ब्रा और रूबेंस भी कहा जाता है। इतना आप लोग देख ले, समझ ले, फिर हम आगे बढ़ें। राजा रवि वर्मा के विषय में मैं पढ़ा रही हूँ। भारतीय आधुनिक चित्रकला की शुरुआत राजा रवि वर्मा से ही होती है, इसलिए राजा रवि वर्मा भारतीय आधुनिक चित्रकला के पितामह कहे जाते हैं। ये भारत में अंग्रेजी यथार्थवाद और भारत में अंग्रेजी यथार्थवाद के प्रकृतिवाद से प्रभावित कलाकार या उसी के समन्वय से भारतीय कला के साथ में इन्होंने प्रकृतिवाद और यथार्थवाद को जोड़ा और इसके समन्वय से एक नई शैली स्थापित की। इनको भारत में मलयालई चित्रकार, जो कि प्रथम चित्रकार हैं, मलयालई चित्रकार के रूप में जानते हैं। भारत में नव शास्त्रीयतावाद, न्यू क्लासिज्म के नाम से भी जानते हैं। भारत में रोमांचवादी कलाकार भी इनको कहा जाता है। और बहुत महत्वपूर्ण लाइन, भारत में कैलेंडर कला यानी किच आर्ट के जन्मदाता भी माने जाते हैं। भारतीय चित्रकला का सम्राट भी इनको कहा जाता है। और ये भारत के टिसिया, रूबेंस और रेम्ब्रा के नाम से भी फेमस हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में तैल रंग के जन्मदाता, बहुत अच्छा प्रश्न है और अक्सर पूछ लिया जाता है। तो भारत में ऑयल पेंटिंग या तैल रंग भारत में ऑयल पेंटिंग या इनको तैल रंग का जन्मदाता कहा जाता है। इनको चित्रकारों का राजकुमार चित्रकारों का राजकुमार या राजकुमारों का राजकुमार इनको चित्रकारों का चित्रकार और राजकुमारों का राजकुमार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब इनके विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन वो ये कि ये भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों को प्रथमतः चित्रित करने वाले कलाकार हैं। अब ये क्या है, भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों को, तो इन्होंने रामायण, महाभारत जैसे साहित्यिक ग्रंथ को देखकर, मतलब जो उन ग्रंथों पर, महाकाव्यों पर नाटक हुआ करते थे, जो रामलीलाएं हुआ करती थी, उनको देखकर बहुत इम्प्रेस हुए, बहुत प्रभावित हुए और उसी के आधार पर इन्होंने चित्रण कर डाला। तो एक अच्छा प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों को प्रथमतः अपने चित्रों में
चित्रित करने वाले कलाकार हैं राजा रवि वर्मा। अब हम इनके विषय में ये बात करेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। एक अच्छा छोटा सा प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। अब हम इनकी बायोग्राफी से संबंध रखेंगे, उस पर बात करेंगे। तो इनका जो जन्म हुआ वह 29 अप्रैल 1848 में केरल में किलीमन्नूर अप्रैल 1848 ईस्वी में केरल के किलीमन्नूर नामक स्थान पर इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु 2 अक्टूबर 1906 में में केरल में ही त्रिवेंद्रम के आर्टिंगल में होती है। जितनी लाइनें आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो प्रश्न के रूप में आ सकता है परीक्षा में, इसलिए अच्छे से इनको लर्न करेंगे। और राजा रवि वर्मा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्रकार और टीजीटी पीजीटी। इनका मृत्यु आप जान गए कि 2 अक्टूबर 1906 में त्रिवेंद्रम के आर्टिंगल में, और ये केरल में ही है स्थान। आप बात करेंगे कि इनका संबंध एक राजघराने से था। संबंध त्रावणकोर के राजघराने से था। त्रावणकोर के राजघराने से इनका संबंध था। इनकी पत्नी का नाम पुरुरोत्तिनाल था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये नहीं है। पुरुरोत्तिनाल क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी पत्नी का कोई रोल नहीं है। कला के किसी भी क्षेत्र में इनकी पत्नी का कोई रोल नहीं है, इसलिए इनकी पत्नी को नहीं पूछा जाएगा। तो इनकी पत्नी का नाम पुरुरोत्तिनाल है। इनके पुत्र राम वर्मा है। पुत्र का नाम राम वर्मा और इनके मामा का नाम राज वर्मा। इनके मामा का नाम राज वर्मा। इनके मामा और इनकी बहन दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों है? क्योंकि जिस व्यक्ति के विषय में क्वालिटी होती है, जिस व्यक्ति के अंदर एक विशेष क्वालिटी होती है, उसी को दुनिया लाइक करती है। और इनके मामा के भी क्वालिटी थी, चित्रकार थे। और इनकी बहन भी मंगलाबाई जो सभी चित्रकार थी, इसलिए इनको पूछा जा सकता है। तो ये मामा राजवर्मा और बहन का नाम था मंगलाबाई। मंगलाबाई और मंगलाबाई पोर्ट्रेट कलाकार थी। पोर्ट्रेट मतलब शबीह चित्रकार। सभी चित्रकार थी। बहन इनकी मंगलाबाई और इनके भाई सी रवि वर्मा। इनके भाई का नाम सी
रवि वर्मा था, सी रवि वर्मा। ये तो इनके घर खानदान की बात हो गई। अब हम बात करेंगे इनके गुरु की। गुरु का जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है और बहुत ही भगवान से भी बड़ा गुरु को माना गया है। लेकिन जो अपने माँ बाप की कद्र नहीं कर सकता, वो गुरु की कद्र क्या ही करेगा। अब बात करते हैं राजा रवि वर्मा के गुरुओं की। राजा रवि वर्मा के गुरु जो प्रारंभिक शिक्षा देने वाले थे, शुरुआती शिक्षा देने वाले थे, इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा या शुरुआती शिक्षा या कहें जल रंग की शिक्षा, इन्होंने जल रंग की भी शिक्षा ली है, जल रंग माध्यम में भी कार्य किया है। रामास्वामी नायडू, इन्होंने रामास्वामी नायडू से जल रंग की शिक्षा ली और प्रारंभिक कला की चीजों को इन्होंने उनसे सीखा। अगले इनके गुरु हैं आलाग्री नायडू। अब ये गुरु हैं, ये प्रारंभिक ना अंतिम, ये गुरु आलाग्री नायडू। आलाग्री नायडू इनके गुरु थे और इन्होंने एक गुरु और बनाया जिनसे तैल रंग की शिक्षा ली, तैल रंग की शिक्षा ली। उनका नाम था थियोडोर जंक्शन। उनका नाम था थियोडोर जंक्शन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है थियोडोर जंक्शन। इनसे इन्होंने ऑयल कलर की शिक्षा ली थी और ऑयल कलर के लिए राजा रवि वर्मा बहुत प्रसिद्ध है। इनके चित्रों पर अगर प्रभाव की बात करें तो अकादमिक यथार्थवाद का प्रभाव है, तंजौर शैली का प्रभाव है और ये भारत के प्रथम विवादित कलाकार भी कहे जाते हैं। क्यों? भारत के प्रथम विवादित कलाकार। ये भारत के प्रथम विवादित कलाकार कहे जाते हैं। आखिर ये क्यों ही कहे गए भारत के प्रथम विवादित कलाकार? उसका एकमात्र कारण था कि हमारा उस समय का जो भारत था वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और इन्होंने क्या किया, यूरोप की शिक्षा को यहाँ पर चित्रों में उतारा, यूरोप की कला को यहाँ पर उतारा। और यूरोप की एक खास विशेषता थी कि किसी का भी चित्र बनाते थे वो, चाहे वो प्रकृति का चित्र बनाते थे, चाहे वो महिला का चित्र बनाते थे, चाहे वो पुरुष का चित्र बनाते थे और जैसा बनाना चाहते थे वैसा ही मॉडल प्रस्तुत करते थे। मतलब हूबहू जीवित इंसान को बैठाकर चित्रकारी करते थे। ये विशेषता थी यूरोपीय कलाकारों की और सेम चीजों को इन्होंने भी यहाँ पर ले आए। इन्होंने भी अपने चित्रों में वही कार्य किया जो यूरोप के कलाकार किया करते थे, इसीलिए ये विवाद के घेरे में आ गए। जबकि ऐसा नहीं था कि ये कुछ ऐसे कलाकार रहे हों। देखिए, होता है ना कि जब अशिक्षा होती है तो वहां पर
शंकाएं बहुत होती हैं। जैसे अब राजा रवि वर्मा एक अच्छे घराने से थे, एक अच्छे घराने से मतलब राज घराने से उनका संबंध था, लेकिन जब वो चित्रकारी करने गए तो केरल में ही रह के चित्रकारी भी किए, तो उस समय केरल में इतना एक शिक्षा कहेंगे नहीं थी, तो किसी भी महिला को, हालांकि वो ऐसे कलाकार नहीं है क्योंकि उनके विषय में मेरी बहुत कमांड है, मैंने बहुत पढ़ रखा है राजा रवि वर्मा को, तो मैंने उनके विषय में जो जाना वो यही जाना कि वो चरित्रहीन व्यक्ति नहीं थे, चारित्रिक व्यक्ति थे, बहुत एक तरीके से बहुत हृदयग्राही, बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। लेकिन उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि हम अपने घर में किसी महिला को बैठाकर चित्रकारी करेंगे तो उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये वो सोच नहीं पाए। और एक चीज आप जानिए, सोचता वही है ज्यादा जो खुद ऐसा हो, वही सोचेगा कि इसको करने के बाद क्या रिएक्शन होगा। और जो बहुत साफ सुथरा इंसान है उसको समझ नहीं आएगा कि इसका भी अलग इम्पैक्ट पड़ सकता है, अलग प्रभाव पड़ सकता है, वो इतना उस हद तक नहीं सोच पाएगा, नहीं जा पाएगा। जैसे कि आपने देखा अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्रों को देख लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों को देख लीजिए, उनके ऊपर तो ये इम्पैक्ट नहीं आया, ये प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि उन्होंने समाज के वातावरण को रीड किया था कि कैसा, अगर हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से अंगुलियां उठना स्वाभाविक है। लेकिन जो बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति जैसे राजा रवि वर्मा, वो इतना सोच ही नहीं पाए, इसीलिए भारत के प्रथम विवादित कलाकार बन गए। और नहीं तो इनका जो सब्जेक्ट था, देवी देवताओं का चित्रण करने वाला व्यक्ति कैसे एक विवादित कलाकार बन सकता है, या आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं। लेकिन अनपढ़ समाज ने उनको विवादित कलाकार बना ही दिया, जबकि वो ऐसे नहीं थे। तो भारत के प्रथम विवादित कलाकार के रूप में भी जाने गए। और बड़ा हर्ट होता है जब मैं इनको पढ़ाती हूँ कि ये कैलेंडर कला के जन्मदाता, जिन देवी देवताओं को हम घरों में पूजते हैं और उन्हीं के जन्मदाता को विवादित कलाकार कहते हैं, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है, बड़ा अफसोस होता है कि वाह रे समाज, क्या समाज है, घटिया समाज। तो ये भारत के प्रथम विवादित कलाकार के रूप में भी जाने गए। और भारत में ऑलियोग्राफ के जन्मदाता भी कहे गए। भारत में ऑलियोग्राफ के जन्मदाता भी कहे गए, लेकिन ये एक ऑलियोग्राफर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये एक ऑलियोग्राफर नहीं है। ये अगर प्रसिद्धि पूछ ले तो ये एक सिंपली चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है, ये मूर्तिकार भी नहीं है। इन्होंने इस ऑलियोग्राफ की स्थापना सन 1894 में 1894 में मुंबई में, और ये रहते कहाँ थे? केरल में। लेकिन इन्होंने स्थापना की मुंबई में, और मुंबई में किस स्थान पर किया? घाटकोपर, वही एक वहां स्थान होगा घाटकोपर। तो घाटकोपर नामक स्थान पर उन्होंने सन 1894 ईस्वी में मुंबई के घाटकोपर में ऑलियोग्राफ की स्थापना सर माधव राव की सहायता से कर दिया।
और ये जो इनकी मशीन आई थी ऑलियोग्राफ की, यह मशीन इन्होंने जर्मनी से मंगाई थी। भारत में जो ऑलियोग्राफ इन्होंने स्थापित किया, वह मशीन जर्मनी से आई थी। ये सभी क्वेश्चन ही समझिएगा, इनको ये जान लीजिएगा। अच्छा, ये जर्मनी से तो आई, कब आई? 1894 में आई, मतलब 19वीं शताब्दी में जर्मनी से आई और प्रेस की स्थापना हो गई। परंतु 1972 में इसी ऑलियोग्राफ के कारखाने में आग लग गई। इसी ऑलियोग्राफ के जो इन्होंने खोला था, हालांकि इनकी मृत्यु 1906 में हो जा रही है, लेकिन 1972 ईस्वी में इस ऑलियोग्राफ को पूर्णतः ध्वस्त हो गया और इनकी कृतियां उसी में जल गई, नष्ट हो गई। बहुत सी कृतियां इनकी नष्ट हो गई। तो 1972 ईस्वी में इनके प्रेस में आग लगाई गई। 1972 में इनके प्रेस में, हालांकि उस समय ये थे नहीं, इनके प्रेस में आग लगा दी गई और इनकी कृतियां जलकर नष्ट हो गईं। हमने सुना है और इसको मैंने समाज में देखा भी है। अब सोचिए, भगवान को मानवीय रूप देने वाले राजा रवि वर्मा अपने जीवन में राजा होते हुए भी बहुत संघर्ष करते हैं। आपने देखा कि इनको बंगाल शैली के कलाकारों ने कितने आरोप लगाए, इसके साथ साथ इनके प्रेस में भी आग लगा दिया गया। सोचिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे समाज की कि यदि आप अच्छे हैं तो आपको रहने नहीं दिया जाएगा, गंदे हैं तो बहुत अच्छे हैं, और अगर अच्छे हैं तो वो आप रह नहीं पाएंगे। तो इनके प्रेस में आग लगा दिया गया, जबकि इन्होंने मानव के रूप में भगवान को उतार दिया, घरों घरों में पहुंचा दिया। आज जो भगवान की पूजा होती है ना, पता ही न चलता। अब हम बात करेंगे कि इनके विषय की, इन्होंने क्या विषय को लेकर चित्र बनाए थे। इनका जो चित्रण विषय था वो क्या था? इनका चित्रण विषय, इन्होंने भारतीय हिंदू पौराणिक ग्रंथों को, भारतीय हिंदू पौराणिक चित्रण प्रमुख रूप से किया। इन्होंने भारतीय हिंदू पौराणिक या धार्मिक कह लीजिए ग्रंथों का चित्रण प्रमुख रूप से किया। इसके साथ साथ ऐतिहासिक चित्र भी बनाए। अब प्रश्न पूछ लिया जाए,
अगर प्रश्न बन जाए कि राजा रवि वर्मा चित्रण विषय थे, ऑप्शन दे दिया जाए धार्मिक, इसी को चाहे कह लीजिएगा पौराणिक, ऐतिहासिक, शबीह, उपरोक्त सभी, और इसके बाद एक ऑप्शन दे दिया जाए। पहले तो इसका आंसर कर लेंगे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने, अभी मैंने लिखा है यहाँ पे कि इन्होंने प्रमुख रूप से हिंदू भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया था, उसके साथ साथ इन्होंने ऐतिहासिक चित्रों को भी बनाया। और ऐतिहासिक में किसको बनाया होगा? उस समय के जो भी सम्मानित व्यक्ति रहे होंगे उन्हीं को बनाया, जैसे महाराणा प्रताप का चित्र बनाया, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई का बनाया, जैसे दादा भाई नौरोजी का चित्र बनाया, तो ये सभी हो गया। तो सभी भी बना लिया इन्होंने, ये भी बना लिया, ये भी बना लिया, तो उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो गया। अगर बिहार की परीक्षा की तरह दे दिया, एक से अधिक उत्तर सही है, तब क्या कहेंगे? कह देंगे एक से अधिक उत्तर सही है, ये लगा दिया। अब अगर कह देगा कि नहीं भाई ये नहीं मानेंगे, इसको हटा दो, ओह माय गॉड, सारा क्लियर ना हो जाए। अब अगर कह दे कि इनमें से कोई नहीं, चलो अब क्या कर लोगे? अब क्या करेंगे? अब सीधा हम अपने लाइन पर आ जाएंगे और कह देंगे कि हाँ ठीक है, पौराणिक चित्र ही बनाए, क्योंकि पौराणिक चित्रों में इनको महारत हासिल है, इनको महारत हासिल है। ये कैलेंडर कला के जन्मदाता हैं और हिंदू देवी देवताओं को इन्होंने मानवीय रूप में चित्रित किया है, इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा धार्मिक पौराणिक ग्रंथ या धार्मिक पौराणिक चित्र। बात समझ में आई? अब बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा विषय, वैसा समझ में आया होगा। अब बात करेंगे तकनीक की। ये तकनीक क्या है? बहुत से लोगों को तकनीक नहीं समझ आती है, एक दिन क्लास में मैं तकनीक को अच्छे से डिफाइन करूंगी। इन्होंने शैलीकैच तकनीक कहे, इनकी जो तकनीकी थी वो यूरोपी थी। यूरोपी मतलब विदेशी, विदेशी तकनीक पर कार्य करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार राजा रवि वर्मा। तो इनकी जो तकनीक थी वो यूरोपी थी, विदेशी थी, भारतीय तकनीक नहीं थी। अब इनका माध्यम क्या था? मीडियम। किस मीडियम में इन्होंने काम किया है? तो ये जब ऑयल कलर के जन्मदाता ही हैं, तो इन्होंने तैल रंग में ही चित्रकारी करी है। ऑयल कलर, तैल रंग में, माध्यम ऑयल कलर या तैल रंग है। अब बात करेंगे चित्रों पर प्रभाव किसका है। प्रभाव की बात कर लें, चित्रों पर प्रभाव, तो इनके चित्रों पर पारसी नाटक मंडलियों का प्रभाव है, पारसी नाटक मंडलियों का।
और इसी से नहीं खाली, फिर इनके चित्रों पर यूरोपी प्रभाव भी था। यूरोपी, तो ऐसे अगर कहें कि भारतीय प्लस यूरोपीय प्रभाव, तो हाँ, भारतीय प्लस यूरोपीय प्रभाव। कह दें कि किस चित्रकार के चित्रों पर पारसी मंडलियों की कला का प्रभाव था, कह देंगे राजा रवि वर्मा के ऊपर। जैसा प्रश्न रहे वैसा आंसर कर दीजिएगा। और एक बात ये जान लीजिएगा कि 2016 के पेपर के जैसा ही पेपर 2024 में यदि परीक्षा टाइमली हो जाती है तो 24 में ही होगी, नहीं तो 25 में होगी। तो प्रश्न वहीं से पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहेगी जहां चित्रकारों को 2016 में पूछा गया था। 21 में स्टूडेंट रगड़ता रहा, चित्रकार पढ़ते पढ़ते आधा हो गया, लेकिन उसका आधा भी नहीं पूछा गया था 21 में। और मैंने क्लास में कह रखा था कि चित्रकार करते 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 परेशान हो जाओगे, चित्रकारों को नहीं पूछा जाएगा। लेकिन एक बात जान लीजिए कि 2024 की परीक्षा में चित्रकार अच्छे खासे लगभग 60-70 चित्रकार पूछे जाने फिक्स है। तो जो प्रभाव था पारसी नाटक मंडलियों का था, यूरोपीय प्रभाव था, इसलिए अभी शुरुआत है, चित्रकारों की शुरुआत है। इसीलिए मैंने सबसे लास्ट में चित्रकार पढ़ाना शुरू किया है। इसके बाद हमारा यहाँ कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। चित्रकारों को खूब रट के, पढ़ के, घोंट के समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद इस सत्र की ये लास्ट क्लास है, नहीं चलाऊंगी, कोर्स की क्लास खत्म, ये जान लीजिएगा। अब विशेषता की बात करते हैं कि इनके चित्रों की क्या विशेषताएं रही हैं। और इतना अच्छा कहीं कोई पढ़ा दे तो हमें बताना। अब चित्रों की विशेषता क्या रही है? चित्रों की विशेषता में इनके चित्र रंग प्रधान हैं। अभी तक हमारी भारतीय कला क्या थी? रेखा प्रधान थी, लेकिन इनके चित्र रंग प्रधान हैं। अब बात तो वही हुई ना कि भाई रंग प्रधान क्यों है? इसीलिए रंग प्रधान है क्योंकि इनके ऊपर यूरोपीय कला का जबरदस्त प्रभाव था। और यूरोपीय कला की विशेषता ही है रंग की प्रधानता। इनके चित्रों पर यूरोपीय कला का प्रभाव होने के कारण इनके चित्र रंग प्रधान है और रंग बहुत ही हल्के। रंग बहुत ही हल्के और धूमिल है, रंग बहुत ही हल्के और धूमिल है। और जो इनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा कि ये एक प्रथम विवादित कलाकार है, यदि रहे होते तो इनकी जो सुंदरियों का चित्रण बनाया है इन्होंने, जो शकुंतला का चित्रण बनाया है, वो मार जो है तड़क भड़क नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सिंपली चित्र को बनाया है इन्होंने और यूरोपीय पद्धति पर स्वतंत्र रूप से चित्रकारी करना प्रारंभ करने वाले यही कलाकार थे। अब बात करेंगे आलोचना की, और आलोचना उसी की होती है, एक बात जान लीजिएगा, मूर्खों की आलोचना नहीं होती है। आलोचना उसी की होती है जो सबसे आगे है। मूर्खों की आलोचना कभी सुनी है? नहीं सुनेंगे। जया अप्पा स्वामी, जिसका कोई वजूद नहीं है उसकी आलोचना नहीं होगी, वजूद वालों की ही आलोचना होती है। जो बहुत हाई लेवल का है उसकी आलोचना बहुत सुनेंगे। जैसे एक कर्मठी महिला, एक कर्मठी बहू है किसी के घर में, तो वो उसकी आलोचना ही आलोचना वगैरह, यार ये कर दिया, वो कर दिया। जो काम करेगा ही नहीं उससे गलतियां क्यों होंगी? तो जो ज्यादा करता है उसी से गलतियां होती है और उसी की आलोचना होती है।
तो जया अप्पा स्वामी ने इनको कहा कि इनके चित्र इंडो विक्टोरियन शैली के हैं। इनके चित्र इंडो विक्टोरियाई या इंडो विक्टोरियन शैली के हैं। इन्होंने इनके चित्रों को इंडो विक्टोरियन शैली कहा। इन्होंने इनके चित्रों को क्या कहा? इंडो विक्टोरियन शैली कहा। फिर वहीं पर ईवी हैवेल, भाई ईवी हैवेल जो थे बंगाल शैली के प्रेरणा स्रोत थे, तो इन्होंने भी कह दिया, इन्होंने कहा कि इनके चित्रों में काव्यात्मकता के गुणों का अभाव है। इनके चित्रों में काव्यात्मकता के गुणों का अभाव है। अच्छा, एक बात बताइए, किसके चित्रों में काव्यात्मकता बहुत अच्छी पाई गई है? कोई बता सकता है क्या? किसके चित्रों में काव्यात्मकता बहुत सुंदर दिखाई गई है? काव्यात्मकता का समन्वय दिखाई देता है किसके चित्र में? कोई बताएगा? असित कुमार हालदार, वेरी गुड। असित कुमार हालदार के चित्रों में काव्यात्मकता के गुणों का अभाव नहीं है। उनके चित्र काव्यात्मक है, गीतात्मक है, सुंदर है। अब बात करेंगे आनंद कुमार स्वामी ने क्या कह दिया। आनंद कुमार स्वामी, A.K. स्वामी, आनंद कुमार स्वामी ने कहा इनके चित्रों पर नाटकीयता का प्रभाव है। इन्होंने कहा इनके चित्रों पर नाटकीयता है, नाटकीयता का प्रभाव है। और नाटकीय बादल कहाँ के चित्रों की विशेषता है? नाटकीय बादल का चित्रण कहाँ के चित्रों की विशेषता है? मंतशा अंसारी, नाटकीय बादलों का चित्रण कहाँ हुआ है, याद है? नाटकीय बादलों का चित्रण कहाँ हुआ? राजा रवि वर्मा ने किया है क्या? नाटकीय बादलों का चित्रण गुंजा यादव, कोटा शैली, और बहुत से स्टूडेंट बूंदी शैली। नाटकीय बादल कहाँ पे चित्रित किए गए हैं? नाटकीय बादलों का चित्रण कहाँ पर हुआ है? बहुत से स्टूडेंट कोटा, बहुत से स्टूडेंट, माय गॉड। देखिए, अगर हम मुख्य शैलियों की बात करें तो मुख्य शैली में आपका मारवाड़ शैली पर नाटकीय बादलों का इफेक्ट है, नाटकीय बादल बनाए गए हैं। और अगर हम उनसे संबंधित उप शैलियों की बात करें तो कोटा और बूंदी दोनों में ही नाटकीय बादलों का चित्रण किया गया है। लेकिन फर्स्ट आंसर हमारा मारवाड़ होता है यदि मुख्य शैलियां हैं ऑप्शन में तो। आनंद कुमार स्वामी ने इनके चित्रों पर नाटकीयता का प्रभाव बताया है। अब हम बात करेंगे भारत के सबसे सस्ते कलाकार थे ये। क्यों थे भाई?
ये भारत के सबसे सस्ते कलाकार थे और इनके चित्र महज 20 रुपए में बिकते थे। अब उसके 20 रुपए में बिकने का एकमात्र कारण ये था कि जब ये ऑलियोग्राफ नहीं स्थापित किए थे मुंबई में, तभी इनके चित्रों की डिमांड बहुत थी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि देवी देवताओं का चित्रण कर रहे थे उस समय और आधुनिक युग आ ही चुका था, शुरुआत हो ही चुकी थी। तो उसमें हुआ क्या कि इन्होंने अपने चित्रों को जन जन तक वो पहुंचा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी और इतने चित्र हाथ से नहीं बनाए जा सकते थे। तो जब इन्होंने ऑलियोग्राफ स्थापित कर लिया तो उससे सस्ते में प्रिंट निकालने लगे और सस्ते दामों पर चित्र को बेचना शुरू किया। यही कारण है कि जब सस्ते चित्र थे तो आम नागरिक, जो आम जनता थी, वो भी चित्र को बड़े आसानी से खरीद लिया करती थी। और यही कारण है कि इनके चित्र महलों से लेकर झोपड़ियों तक पहुंच गए, महलों से लेकर झोपड़ियों तक इनके चित्र पाए गए। महलों से लेकर झोपड़ियों तक इनके चित्र पहुंच गए, लगभग हर घर में इनके चित्र पाए जाने लगे। और इनको 1904 में, मरने से 2 साल पहले 1904 में केसरे हिंद की उपाधि प्राप्त हो गई। और ये प्रथम भारतीय कलाकार थे जिनको केसरी हिंद की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो इनको 1904 में केसरी हिंद की उपाधि प्राप्त हुई। और तभी से ये राजा रवि वर्मा कहलाने लगे। इनके नाम के आगे क्या लग गया? राजा लग गया। वैसे इनका नाम क्या था? रवि वर्मा। और जब इनको केसरी हिंद की उपाधि 1904 में मिलती है, तब ये क्या हो जाते हैं? राजा रवि वर्मा के नाम से जाने जाते हैं। अब बात करेंगे इनके प्रमुख चित्रों की। इनके प्रमुख चित्र, फिर इनके प्रमुख चित्रों की प्रदर्शनियां, फिर इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, और इसके बाद इनसे संबंधित इनकी फिल्म, तब जाके ये कंप्लीट होंगे। अभी आप कम से कम 30 कलाकार ऐसे हैं जो बड़े बड़े हैं, उनको पढ़ेंगे। फिर 30-35 के बाद नॉर्मली कलाकार आने लगते हैं, लेकिन जो 30 कलाकार बड़े बड़े हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे इनके प्रमुख चित्रों की। राजा रवि वर्मा के प्रमुख चित्रों में शकुंतला का जन्म,
ये इनका ऑलियोग्राफ से छपा हुआ पहला चित्र बताया जाता है शकुंतला का जन्म। ऑलियोग्राफ से छपा इनका पहला चित्र शकुंतला का जन्म। एक इनका चित्र है शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन। शकुंतला का शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन। और इस चित्र को बकिंघम ने, ड्यूक ऑफ बकिंघम ने खरीदा था। इस चित्र को ड्यूक ऑफ बकिंघम ने खरीदा था। अगला चित्र है सरबत बजाती हुई तमिल महिला। इस चित्र पर इनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। तमिल बजाती हुई, सरबत बजाती हुई तमिल महिला, स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। नायर महिला बालों में चमेली का हार गूंथती हुई। नायर महिला बालों में चमेली का हार गूंथती हुई। इस चित्र पर 1873 की प्रदर्शनी में इनको योग्यता प्रमाण पत्र और वियना, ये जो प्रमाण पत्र था ये वियना से मिला था। और स्वर्ण पदक भी इसी चित्र पर प्राप्त हुआ। तो इस चित्र पर वियना का योग्यता प्रमाण पत्र मिला और स्वर्ण पदक भी मिला, दोनों इसी पर मिला। मद्रास में 1873 में इस प्रदर्शनी में इनको स्वर्ण पदक और वियना का योग्यता प्रमाण पत्र हासिल हुआ, मिला। अन्य चित्रों में महालक्ष्मी का चित्र है। अब चित्र बहुत है, कहां से आ जाएगा ये आपकी किस्मत। महालक्ष्मी का चित्र है, सरस्वती का चित्र है, महालक्ष्मी, सरस्वती, गैलेक्सी, गैलेक्सी में इन्होंने 11 महिलाओं को दिखाया है। गैलेक्सी में इन्होंने 11 महिलाएं दिखाई हैं। महाभारत पर आधारित चित्र श्रृंखला,
महाभारत पर आधारित चित्र श्रृंखला चित्रलेखा का चित्र, उषा और अनिरुद्ध की प्रेम कथा का चित्र, रावण और जटायु, इतना देख लीजिए तब आगे बढ़ा जाए। रावण और जटायु, मत्स्यगंधा और शांतनु, मत्स्यगंधा और शांतनु, कंजूस बुद्ध, लो पापा आ रहे हैं, कंजूस बुद्ध, लो पापा आ रहे हैं, पंखा झलती हुई स्त्री, प्रतीक्षा, मालाबार ब्यूटी, प्रतीक्षा, यायावार जिप्सी, यायावार जिप्सी, हरिश्चंद्र और तारामती, हरिश्चंद्र और तारामती, हंस दमयंती, साधु और मेनका, हंस और दमयंती पर भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया था। भारत सरकार ने हंस और दमयंती पर डाक टिकट भी जारी किया था। साधु और मेनका, गंगा अवतरण, गंगा अवतरण कई लोगों का है। राजा रवि वर्मा, आर वर्मा या BN आर्या या नंदलाल बोस, सभी का है, ध्यान दीजिएगा। माननी राधा, आदि गुरु शंकराचार्य, केरल के ही थे ना शंकराचार्य। एक प्रश्न अभी आया हुआ है कि आदि गुरु शंकराचार्य को अपने चित्रों का माध्यम किसने बनाया, तो राजा रवि वर्मा ने बनाया। आदि गुरु शंकराचार्य
भिक्षुणी, भिक्षुणी वाले चित्र से भारत की आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। या दयनीय स्थिति का। भिक्षुणी, भिखारी, भिक्षुणी, भिखारी, नींबू लिए हुए महिला, नींबू लिए हुए महिला, राधा और सखी, इंपॉर्टेंट है ये राधा और सखी, राधा और सखी, द्रौपदी, भिक्षुक परिवार, भिक्षुक परिवार, नववधू, सीता हरण, सीता हरण, वेदी की ओर, वेदी की ओर, महिला और दर्पण, महिला और दर्पण, इंसाफ के लिए गुहार लगाती हुई द्रौपदी, पक्षी दूत, हंस दूत, शांति दूत, एक्सपेक्टेशन, सेवानिवृत्त सिपाही, और भी बहुत से चित्र हैं। चित्रों को हम लोग बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते, एक एक चित्रकार के 2-2, 3-3 हजार चित्र हैं। इनका 2 चित्र अभी हाल में बहुत फेमस हुआ है। एक है इंदुलेखा, एक है चित्र इनका इंदुलेखा, और दूसरा चित्र है द्रौपदी वस्त्र हरण। इंदुलेखा ओ चंदू मेनन एक उपन्यासकार हैं। ओ चंदू मेनन, के उपन्यास इंदुलेखा पर इन्होंने चित्र बनाया था।
जो इनके जन्म के समय, इनके जन्म उत्सव पर अभी हाल ही में 2024 में इस पर एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया था इंदुलेखा वाले चित्र पर। तो इंदुलेखा इम्पोर्टेंट है, हो सकता है यहाँ से प्रश्न एक आ ही जाए। और दूसरा चित्र है इनका द्रौपदी वस्त्र हरण। इस चित्र को अभी हाल ही में 21.6 करोड़ रुपए में बेचा गया। 21.6 करोड़ मतलब 21 करोड़ 6 लाख में इनके चित्रों को बेचा गया है। तो ये द्रौपदी हरण वाला चित्र है, ये 21.6 करोड़ में अभी हाल ही में बिका है। इंदुलेखा अच्छा प्रश्न बन सकता है, द्रौपदी वस्त्र हरण भी अच्छा प्रश्न दोनों बन सकता है। अब इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी में जैसे इनकी कला का प्रभाव उस समय सभी कलाओं पर पड़ा। सभी कलाओं पर मतलब टेक्सटाइल कला, फिल्म जगत, लगभग जितनी भी कमर्शियल आर्ट थी सब पर इनकी कला का प्रभाव पड़ा। ये ऐसे व्यक्ति थे कि सभी कलाओं पर इनके चित्रों के माध्यम से प्रभाव पड़ता है। और यहाँ तक कि जो दादा साहब फाल्के भी थे इनके चित्रों से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। तो इनकी कला का प्रभाव सभी कलाओं पर उस समय पड़ा और ये भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों को चित्रित करने वाले प्रथम चित्रकार कहे जाते हैं। इनको आधुनिक प्रौद्योगिकी कला से भी जोड़ा गया, आधुनिक प्रौद्योगिकी कला से भी। आधुनिक प्रौद्योगिकी कला से भी जोड़ा गया। इन्होंने दादा भाई नौरोजी का, महारानी लक्ष्मीबाई का, दादा भाई नौरोजी, महारानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप का पोर्ट्रेट बनाया है। इन सबका सभी चित्र इन्होंने बनाया है, इसीलिए इनको ऐतिहासिक कलाकार भी कहा जा सकता है। लेकिन जो मेन इनका विषय होगा वो क्या होगा? पौराणिक विषय होगा। अब इनके चित्रों का संग्रह देख लेते हैं। इनके चित्रों का जो संग्रह है वो देख लेते हैं। इनका एक प्रसिद्ध चित्र छूट गया है, लेडी इन द मूनलाइट। ये भी लिख लीजिएगा, लेडी इन द मूनलाइट। ये बहुत फेमस चित्र है इनका, लेडी इन दी मूनलाइट। इस चित्र की विशेषता है नीले और लाल रंग की साड़ी को लपेटे हुए महिलाएं दिखाई गई हैं, नीले और लाल रंग की साड़ी में।
नीले और लाल रंग की साड़ी में लपेटी हुई पहनी हुई महिलाएं दिखाई गई हैं। ये लेडी इन द मून लाइट, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बनेगा और इसके चित्र की विशेषता भी है। अब बात करेंगे इनके चित्रों का संग्रह कहाँ है, फिर बात करेंगे इनके संबंधित फिल्म कौन सी है, और तब पढ़ाएंगे अवनींद्रनाथ टैगोर को और इसके बाद क्लास ओवर करेंगे। चित्रों का संग्रह। इनके चित्रों का संग्रह सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद में है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में। और यहाँ पर इनके चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह है। इनके चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में है। इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म बनी और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, रंग रसिया। यहाँ से प्रश्न बहुत आता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। फिल्म रंग रसिया, और इसी को इंग्लिश में बोलेंगे कलर ऑफ पैशन। कलर ऑफ पैशन या रंग रसिया। और इसको जो बनाने का, इसके जो निर्देशक हैं वो केतन मेहता हैं। केतन मेहता की फिल्म है ये। केतन मेहता इसके निर्देशक हैं और यह फिल्म 2008 में रिलीज हुई। और इसमें, इस फिल्म में जो हीरो थे वो रणदीप हुड्डा थे। ये थे आपके राजा रवि वर्मा। यहाँ से अच्छे प्रश्न आते हैं। ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आपको पढ़ाएंगे, अभी फिर से रिज्वाइन होइए और हम आपको पढ़ाएंगे ईवी हैवेल। उनको पढ़ाने के बाद क्लासेस आज के लिए ऑफ करेंगे। ईवी हैवेल, एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम आपको ईवी हैवेल पढ़ाने चल रहे हैं और ईवी हैवेल को आप लोग पढ़ के तब क्लासेस आज के लिए कंप्लीट करेंगे। ईवी हैवेल ये बहुत तो महत्वपूर्ण कलाकार नहीं है, लेकिन कम लाइनों में एकाध प्रश्न, दो प्रश्न आ ही जाते हैं। तो ये बंगाल शैली के प्रेरणा स्रोत हैं। अभी बंगाल शैली स्टार्ट होने वाली है ना, तो ये बंगाल शैली के
प्रेरणा स्रोत हैं। जनक नहीं कहे जाएंगे, जन्मदाता नहीं कहे जाएंगे, बंगाल शैली के प्रेरणा स्रोत कहे जाएंगे। इनका पूरा नाम लगभग हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। पूरा नाम अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल। इंपॉर्टेंट करिएगा। इनका जन्म सन 1861 में इंग्लैंड के वर्कशायर में हुआ था। एक स्थान है इंग्लैंड का वर्कशायर, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रसिद्धि 3 रूपों में है। कला समीक्षक के रूप में, शिक्षक के रूप में और लेखक के रूप में। लेकिन इनकी जो मुख्य प्रसिद्धि होगी वह कला समीक्षक के रूप में होगी। मेन प्रसिद्धि कला समीक्षक के रूप में होगी। ये शिक्षक का कार्य किए सबसे पहले 1884 में। मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट में। मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट में इन्होंने सन 1884 में शिक्षक के पद पर कार्य किया। कोलकाता कॉलेज ऑफ आर्ट में 1896 में गए। कोलकाता कॉलेज ऑफ आर्ट में 1896 में गए। इनको भारतीय आधुनिक पुनर्जागरण का प्रेरणा स्रोत कहा जाता है। प्रेरणा स्रोत कहा जाता है इनको। इनका कोटेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपने ही इंग्लैंड की नीतियों का विरोध किया और कहा, भारतीय सभ्यता की ओर लौटो, भारतीय परंपरा की ओर लौटो। एक तो ये कोटेशन इन्होंने दिया। दूसरा कहा, भारतीय कला जीवंत एवं मौलिक है। भारतीय कला जीवंत एवं मौलिक है। और इन्होंने कहा, पश्चिमी शैली का अंधा अनुकरण त्याग करके
पश्चिमी शैली का अंधा अनुकरण त्याग करके अपनी परंपरा को अपनाओ। ये इनके कोटेशन हो गए। अब ये लेखक भी रहे हैं तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों से भी प्रश्न आता है। तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी हैं ये देख लीजिए। और ये क्या नहीं है, तो ये एक चित्रकार नहीं है, कला समीक्षक, लेखक और शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। ये चित्रकार नहीं है, मूर्तिकार नहीं है, ऐसा भी प्रश्न एक ठो बन जाता है। अब ईवी हैवेल की महत्वपूर्ण पुस्तकें। और पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको रट जाइएगा, घोट जाइएगा। पुस्तकें हैं पवित्र नगर बनारस, पवित्र नगर बनारस, भारत में आर्यों का आगमन, भारत में आर्यों का आगमन, बंगाल की लोक पट चित्रकला, बंगाल की लोक पट चित्रकला, भारतीय कला में हिमालय, भारतीय कला में हिमालय, हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट, हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट, भारतीय कला के आदर्श, भारतीय कला के आदर्श, भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला, भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला, दी बंगाल पट, दी बंगाल पट, अजंता फ्रेस्को, और इंडियन आर्किटेक्चर। इंडियन आर्किटेक्चर, ये थी इनकी प्रमुख पुस्तकें और ये थे ईवी हैवेल। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। थैंक